हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं चित्रसेन कुमार सरस्वती ज्ञान संगम का एक टीचर हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग मानव के अंदर पाचन में कौन से एंजाइम भाग लेते हैं और उनका क्या काम होता है इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और विद डायग्राम इस कंसेप्ट को मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। तो बने रहें हमारे साथ और देखिए और पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग देखते हैं पाचन को, और पाचन में जो भाग लेते हैं एंजाइम किसमें जी? मानव के अंदर। मानव के अंदर पाचन में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं, जिसमें पहला है लाइपेज। पहला क्या है? लाइपेज। दूसरा क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज। उसके बाद है प्रोटीएज। और प्रोटीएज के बाद है न्यूक्लियस। सबसे पहले हम लोग बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं सर? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होते हैं और इनका काम होता है भोजन के अवयवों का पाचन करना। बात करें पाचन क्या होता है, तो पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन बोलते हैं। और डाइजेशन का मतलब होता है जो भी आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो आप किसका? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मेनली तो यही हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। इन्हीं सारे चीजों का हम लोग क्या करते हैं, तो बाहर से भोजन के रूप में इन्हीं को हम लोग पोषक तत्वों के रूप में क्या करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। अब ये ऐसे अणु हैं जिसका कि ब्लड में यानी रक्त में अवशोषण नहीं हो सकता। रक्त में अवशोषण नहीं हो सकता है, तो इसको ना तोड़ना पड़ता है। इतना छोटा अणु बनाना पड़ता है ताकि उसका अवशोषण रक्त में हो सके, क्योंकि आपको पता है ऊर्जा की आवश्यकता तो हमारे शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं को है। तो उस तक ये जो पोषक तत्व है इसको पहुंचाने के लिए हम लोग खाना वैसे भी इसीलिए खाते हैं ताकि उससे ऊर्जा मिले। तो वहां तक पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ये जो पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं भोजन से, इसको इतना छोटा तोड़ना पड़ता है ताकि वो रक्त में अवशोषित हो सके। हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं तक कुछ भी चीज को पहुंचाना होगा तो हम रक्त की ही मदद लेते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डाइजेशन का अगर हमको परिभाषा पूछेगा तो हमको क्या बोलना है? हमको ये बोलना है कि भोजन के जटिल अवयवों को इतना सरल अणुओं में व्यवस्थित करना या तोड़ना ताकि रक्त में उसका अवशोषण हो सके या हमारे शरीर में उसका अवशोषण हो सके, इसी घटना को पोषण कहते हैं, यानी पाचन कहते हैं। यानी पाचन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल अणु को अवशोषण योग्य सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। अब पाचन में भाग लेते हैं बहुत सारे एंजाइम जो कि प्रोटीन होते हैं और यही मदद करते हैं भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयव में तोड़ने में। बात करें लाइपेज का, अच्छा एंजाइम की एक खासियत यह है कि लास्ट में इसमें एज लगा रहता है। लाइपेज तो एज हो गया, एमाइलेज तो एज हो गया, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज तो लास्ट में क्या लगा रहता है? इसमें एज लगा रहता है। इसमें जी एंजाइम में लाइपेज एंजाइम जो होता है ये वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का पाचन। और वसा के पाचन से ये जो पदार्थ बनाता है, जिस पदार्थ का हमारे शरीर में क्या हो सकता है? अवशोषण हो सकता है, वो होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल, जिसको कि चर्बी भी हम लोग बोलते हैं। तो लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा का पाचन करता है और क्या बनाता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। यानी वसा का हमारे शरीर में अवशोषण किस रूप में होगा? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में। दूसरा है हमारा एमाइलेज। दूसरा क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके मेनली क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बनाता है। लिखते ग्लूकोज हैं और इसको पढ़ा ग्लूकोज जाता है। तो ग्लूकोज बनता है किसके पाचन से जी? कार्बोहाइड्रेट। और ये कौन सा एंजाइम करते हैं? तो एमाइलेज करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला है हमारा प्रोटीएज। और प्रोटीएज एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का। और प्रोटीन का पाचन करके ये बनाता है एमिनो अम्ल। क्या बनाता है? एमिनो अम्ल। और न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। हमारे शरीर में न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? तो डीएनए जैसे हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये भी है न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कौन करता है? न्यूक्लियस करता है।
और इसको पाचन करके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे शरीर में पाचन में मदद करते हैं। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। एंजाइम जो होता है वो किसी न किसी ग्रंथि से निकलता है और उस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि जो होते हैं इसको बाह्य स्रावी ग्रंथि भी आप बोल सकते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि ऐसे ग्रंथि होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को किसी न किसी नलिका के द्वारा, वाहिका के द्वारा कहाँ तक पहुंचाते हैं? वहां तक पहुंचाते हैं जहां भोजन का पाचन हो सकता है। अब ये पाचक ग्रंथि में जैसे अमाशय हो गए, हमारे अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि जो है वो क्या है? पाचक ग्रंथि है। छोटी आंत में आंत्र ग्रंथि एक पाचक ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि है, या फिर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय ये भी एक तरह का क्या है? ग्रंथि ही है। अग्नाशय के बारे में एक देखो, इससे पहले पाचक ग्रंथि जितने भी हैं सब क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय एक ऐसा पाचक ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है, यानी इसको कह सकते हैं आप मिश्र ग्रंथि है। ये क्या है? एक मिश्र ग्रंथि है, क्योंकि ये दोनों काम करता है। इसका अंतःस्रावी भाग जो है ये इंसुलिन का निर्माण करता है, जो कि हमारे शरीर में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग का नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है वो ये चारों एंजाइम कौन स्रावित करता है? अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसा हमारा क्या है? पाचक ग्रंथि है, जिससे सभी प्रकार के पाचक जो एंजाइम्स हैं वो स्रावित होते हैं। और हमारे शरीर में इसीलिए कहा जाता है कि संपूर्ण पाचक ग्रंथि किससे स्रावित होती है? तो अग्नाशय से। और ये अग्नाशय से स्रावित होकर एक नलिका के द्वारा, हमने कहा ना कि बाह्यस्रावी ग्रंथि एक नलिका में अपना स्राव देती है, तो ये एक नलिका में अपना क्या करते हैं? जो पाचक ग्रंथि है संपूर्ण पाचक रस उसको स्रावित कर देते हैं, और वो ग्रंथि के द्वारा वो एक नलिका के द्वारा छोटी आंत में जाता है। और इसलिए हमारे शरीर में पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ संपूर्ण हो जाती है? तो छोटी आंत में, छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से में होती है। इसको विद डायग्राम अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आप देखते हैं ये हमारा मुख गुहा हो जाएगा, बकल कैविटी जिसको बोलते हैं। ये हमारा ग्रसनी हो जाएगा, ग्रसनी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। उसके बाद ग्रास नली होगा, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत। ये जो बीच में है ये क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, और मलाशय के बाद मलद्वार। मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक का ये जो रास्ता है इसी को हम लोग मानव का आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। मानव के एलिमेंट्री कैनाल में पहला हिस्सा होता है मुख गुहा, बकल कैविटी, दूसरा ग्रसनी फेरिंग्स, तीसरा होता है ग्रास नली जिसको फूड पाइप या फिर इसोफेगस बोला जाता है। अगला होता है स्टमक जिसको पेट या फिर एब्डोमेन बोलते हैं। और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड ये क्या हो जाएगा? हमारा एनल कैविटी या एनल कह सकते हैं। ये क्या है? मलद्वार है। अब यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख गुहा में होती है, अमाशय में होती है और छोटी आंत में होती है। पाचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है? तो 3 जगह, 1 2 3 4 6 7 8, ये जो नंबरिंग किए हैं तो पहला तो 1 नंबर में यानी मुख गुहा में, दूसरा 4 नंबर में यानी कि अमाशय में, और 5वां जो है आपका छोटी आंत। पाचन की क्रिया इन्हीं 3 जगह पे होती है, जिसमें पहला देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है?
कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा मुख गुहा में शुरू हो जाता है और ये 30% ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर पाता है। अमाशय में प्रोटीन और वसा का पाचन शुरू हो जाता है, प्रोटीन और वसा, और ये भी प्रोटीन और वसा के मतलब कुछ ही मात्रा को क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। किसी भी चीज का जो संपूर्ण पाचन है यानी 100% वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। यानी भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पे पूरा हो जाता है, तो वो छोटी आंत में पूरा हो जाता है। अब बात करें यहाँ पर कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो अवशोषण जो होता है वो भी छोटी आंत में ही होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण भी हमारा छोटी आंत में होता है और जल का अवशोषण जो है वो बड़ी आंत में होता है। बात करें जल के अवशोषण की, तो जल का अवशोषण जो होता है वो कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। ये हमारा जो होता है आहार नाल होता है और इसके इस हिस्से में जो हमने आपको बताया वो काम होता है। यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा तो जो जैसे मुख गुहा में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसका मतलब है मुख गुहा में कौन सा एंजाइम बनता होगा, एमाइलेज। और ये एमाइलेज जो होता है वो किस में होता है, लार में होता है। हमारे मुख गुहा में कुल 6 जो होती है लार ग्रंथि होती है, या फिर हम कहें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और एक पैरोटिड, ये तीनों ग्रंथि होती है। अब उसमें आप देखिएगा तो जो लार होते हैं उसमें एमाइलेज एंजाइम होते हैं जो कि 30% क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। यहाँ पे उसको ये बदलते हैं माल्टोज में और अंततः ये बदलेगा ग्लूकोज में, वो आपको पता ही है। अमाशय में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्टिनोजन या फिर पेप्टिनोजेन। और ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, प्रोटीन का अंशतः पाचन करता है। फिर लाइपेज थोड़ा सा होता है जो कि वसा का पाचन करता है आंशिक रूप से। उसके बाद बात करें यहाँ पे यकृत का क्या काम होता है, तो यकृत जो होता है वो पित्त बनाता है और पित्त पित्ताशय में जमा होता है और फिर पित्त नलिका के द्वारा वह छोटी आंत में चला आता है। वैसे ही एक ग्रंथि जो अभी हमने आपको बताया मिश्र ग्रंथि, वो भी क्या करता है, अपना स्राव छोटी आंत में देता है। तो अग्नाशय से आता है पूर्ण पाचक रस और पित्ताशय से आता है पित्त, और ये भी अंततः कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत में। इस प्रकार भोजन का पाचन हमारे आहार नाल में पूरा होता है। तो आशा करते हैं कि जो ये भोजन का पाचन वाला कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सरस्वती ज्ञान संगम के इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करिए और एक छोटा सा कमेंट जो आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको कुछ त्रुटि नज़र आ रही है तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।